सो महिंद्रा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ है आज देसी रॉकेट साइंटिस्ट। देसी रॉकेट साइंटिस्ट, थोड़ी अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए, कैसे है, क्या आपकी जर्नी है। जय हिंद दोस्तों। हाउस द जोश। इसी से हमेशा मैं शुरू करता हूँ अपने वीडियोस। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महेंद्र भाई का, जिन्होंने अपने पॉडकास्ट पर मुझे बुलाया और अपना समय निकाला इस वीकेंड पर। तो मेरी जो जर्नी है, मैं रॉकेट साइंस के बारे में बहुत पैशनेट हूँ, इसलिए मैं देसी रॉकेट साइंटिस्ट नाम से भी जानता हूँ। और मैं उसी को चेस करता करता यहाँ पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, जिसको क्रेडल ऑफ एस्ट्रोनॉट्स भी बोलते हैं, जहाँ से नील आर्मस्ट्रॉन्ग पढ़े हुए हैं, वहां तक पहुंच गया हूँ। और 12 साल हो गए यहाँ पर। तो महिंद्रा जैसे ही यहाँ पर मैं रिसर्च करता हूँ, पोस्ट डॉक रिसर्च एसोसिएट हूँ इस समय। अच्छा, तो पर्डियो, आपने ये एक बात बहुत सही बोली, क्रैडल ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। आई थिंक एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज, पर्डियो हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। 26 or 27, I think second one is MIT. I think the number is like top three, something like that. यस, ये आपने करेक्ट कहा है। तो यूएस एयरफोर्स एकेडमी, जहाँ पर पढ़ाया जाता है यूएस एयरफोर्स मगर वालों मैं को। यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ। हाँ, राइट राइट राइट। यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज में एमआईटी है, जिसके हाँ, सबसे ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स हैं। आई थिंक 25 है, हमारे 26 है, आई थिंक। पता नहीं ये नंबर कैसा। हमारे एक्चुअली ऑफिशियली तो वैसे आई थिंक 27 है, और हम्म। 28th जो है, हमारे एक प्रोफेसर है स्टीवन कॉलिकॉट, तो वो भी हम्म। स्पेस में जाने वाले हैं, तो वो 28th एस्ट्रोनॉट बन ओ, जाएंगे। तो हम एमआईटी को पीछे कर देंगे क्या? एमआईटी हमसे थोड़ा सा आगे निकल गया है, क्योंकि ओ। वहां पर आई थिंक 34+ एस्ट्रोनॉट्स है। मैंने अभी करंट नंबर ओके नहीं ओके देखा। ओके अ, ओके। लेकिन पर्ड्यू की खासियत यह है ना, कि जिन्होंने भी यूएस का स्पेस प्रोग्राम बनाया है, चाहे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो, गुस ग्रिसॉम हो, यूजीन सर्नन हो, ये जो बड़े एस्ट्रोनॉट्स हैं ना, वो सब पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो थोड़ा अपने रिसर्च के बारे में बताइए। आप बहुत इन टर्म्स ऑफ थ्रस्टर्स एंड ऑल, किस तरीके से लैंड किया जाए, और थोड़ा उस बारे में आप बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं। थोड़ा उसके बारे में क्या चल रहा है वहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पर्ड्यू में आया था, तो एक्चुअली पर्ड्यू से पहले मैं जॉर्जिया टेक में जाने का मेरे को बड़ा कीड़ा था। और वहां मैं अच्छा। एक स्पेस सिस्टम्स डिजाइन लैब नाम की एक हम्म। लैब है, तो उसमें मैं जाना चाहता था। लेकिन हम्म। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जब हम यूएस में आते हैं, तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं एरोस्पेस में, वो सिर्फ यूएस सिटीजन्स वाले ही कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं ओ इंडियन हाँ। सिटीजन हूँ, तो इसलिए मैं वहां पर नहीं जा पाया वो लैब में। लेकिन फॉर्चुनेटली ये हुआ, वहां से एक स्टूडेंट पढ़े हुए थे, तो हम्म। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मैंने उनका नाम लिखा था कि मेरे को उनके जैसा काम करना है। वो यहाँ पे आके प्रोफेसर बनते, मैं उनका स्टूडेंट बन जाता हूँ पहला। ओ। अच्छा। तो हाँ। फिर मैंने वहां पर अपनी जो फर्स्ट जो मार्स रिलेटेड रिसर्च है वो चालू किया। और लैंडिंग ऑन मार्स और ह्यूमंस को कैसे उतारा जाए। अभी तक हम रोबोट्स को उतार रहे हैं, एसयूवीज गाड़ियों को उतार रहे हैं, इंसान को उतारना कैसे है, उसकी मैंने यहाँ पे आके पढ़ाई की। चलो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा ब्रॉडली, ये सब चीज़ों के बारे में। तो थोड़ा और बताइए, आप इंडिया में आपकी क्या जर्नी है, कहाँ से आते हो। तो मैं वैसे तो बॉर्न यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में एक जगह है छिंदवाड़ा, वहां हुआ, रेस्ड अप महाराष्ट्र में। बट ओरिजिनली मेरे जो डैड है वो उत्तर प्रदेश से है, कुशीनगर से, गोरखपुर के पास एक ओ, जगह है। कुशीनगर वही जगह है जहाँ से गौतम बुद्ध का कुछ रिलेशन है कुशीनगर से, शायद, मेरे ख्याल से। राइट। तो गौतम बुद्ध ने अपनी आखिरी सांस जो थी वो वहां पे ली है, इसलिए वो इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर जगह है। वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है इस समय। लोग जापान और श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब जगह से वहां पे आते हैं बुद्धिज्म के कारण। ओ, मैं यूपी में होके मुझे ये नहीं पता, बताओ। गाजियाबाद का मैं भी रहने वाला हूँ, और वैसे हम उत्तराखंड से। ये नहीं पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, बाहर के लोगों को पता होगा डेफिनेटली। और जो मेरी माता जी है वो बिहार से है, तो वो भी मतलब उनका बिहार से रिलेशन है, तो मैं यूपी बिहार से ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ। अच्छा, चलो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरप्लानेटरी सिविलाइजेशन, ह्यूमन एज ए इंटरप्लानेटरी सिविलाइजेशन। तो क्या टाइम फ्रेम है जिसमें हम पहला इंसान लैंड कर पाएगा मार्स पे? वो टाइम फ्रेम क्या है, क्या लगता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि हम उस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। तो क्या लगता है, 25 साल? मैं सोचता हूँ 25 ईयर्स। आप क्या सोचते हो? नहीं, आप जो सोच रहे हैं मुझे लगता है वो थोड़ा रियलिस्टिक टाइम फ्रेम है, क्योंकि जो ह्यूमन मिशन होते हैं, आप अपने ही इंडिया का ले लीजिए, गगनयान मिशन, तो वो 2022 तक में होने वाला था, या 2023 तक में। लेकिन आप देख सकते हैं धीरे धीरे वो एक्सटेंड होते जा रहा है। कोविड बोल लीजिए, कई और। बट गगनयान और मार्स में डिफरेंस है। गगनयान आई थिंक इट्स लोअर अर्थ ऑर्बिट, और आई थिंक मार्स मीन्स लाइक इट्स लाइक इंटरप्लानेटरी ट्रैवल। करेक्ट कितना करेक्ट। टाइम लगता है मार्स तक पहुंचने में?
ये डिपेंड करता है कि जो मार्स है उसकी रिलेटिव पोजीशन या वो कहाँ पर है इस समय हमारी पृथ्वी पे जब हम लॉन्च ओके। करते हैं। तो इसकी भी अलग से लोग पढ़ाई करते हैं कि कब हाँ, उसको लॉन्च करना चाहिए, क्या वो टाइम विंडो होता ऑर्बिटल है। मैकेनिक्स, हॉफमैन ट्रांसफर, ये सब। हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हम्म। करीब करीब डिपेंड कि कब आप लॉन्च करते हैं, कम से कम लाइक 6-7 महीने, तो 7 महीने तो कम से कम लगते ही लगते, उससे ज्यादा ही आप मान के चलिए 1 साल तक भी लग सकता है ट्रैवल करने में। तो क्या लगता है कि कौन पहला होगा मार्स पे लैंड करने वाला? एलन मस्क? इलॉन मस्क ने यही कहा कि वो सबसे पहले नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि इसमें खतरा रहता है, और अगर वो मारे जाते हैं तो फिर उनकी कंपनी कौन चलाएगा, तो वो ये हाँ, बात करते हैं। 7 बच्चे हैं तो और कौन चलाएगा? हाँ, ऐसे तो वैसे ऑन लिस्ट 10 है, उसमें ओह। से एक का आई थिंक थोड़ा देहांत हो गया था अच्छा अच्छा बचपन में ही, अच्छा। बट हम्म। उनके और 9 बच्चे हैं। हम्म। लेकिन इलॉन मस्क ने यही बोला है कि उनकी कंपनी चाहेगी सबसे पहले मार्स पे पहुंचना, लेकिन उनको भी हम्म। टक्कर देने और कुछ कंपनीज आ चुकी है। तो ये हम्म। जो कमर्शियल स्पेस है, जो अभी ये कंपनीज आई हैं उनकी वजह से मोस्ट लाइकली हम जल्दी पहुंच पाएंगे। अगर सिर्फ नासा, इसरो ये सब लगे रहते हैं तो उनको और टाइम हम्म। लगता है, क्योंकि ये हाँ। लोग थोड़े कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं और हम्म। ट्राइड एंड टेस्टेड चीजों को ही हम बार बार यूज करके उन्हें कोशिश हम्म। करते हैं कि उन पे जाए। हम्म। और ये जो कमर्शियल या जो नई कंपनीज है वो नई नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करती है, और वही जज्बा और वही सोच चाहिए जिसकी वजह से हम जल्दी पहुंच पाएंगे। और ये आपका जो रिसर्च है वो है किस तरीके से हम सेफली लैंड कर पाए? आप मेंशन कर रहे थे आप चौथी टेक्निक पे काम कर रहे हैं, जो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, लाइक राइट नाउ इफ यू सी क्यूरियोसिटी एंड परसिवरेंस, एंड जो भी रिसेंट मिशन हुए हैं सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट किया है। एक में थ्रस्टर्स और बलून का यूज करके, किसी में बलून है, किसी में थ्रस्टर्स हैं। और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो फोर्थ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी को हम उस तरफ जा रहे हैं? क्या चैलेंजेस हैं वो? तो आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। पहले तो आपने बोला कि हमने वो गाड़ियों को लैंड किया है। तो जब हम्म। हम ह्यूमन क्लास मिशंस की बात करते हैं या इंसान के क्लास वाली हम्म। मिशंस, तो उसमें हम्म। बहुत सारा वजन का सामान हमें, चाहे उनके हम्म। खाने पीने का, उनकी सर्वाइवल के लिए, हम्म। एनवायरमेंट कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम ECLSS बोला जाता है एक चीज। हम्म। तो वो सब जो है वो उनको, उनके जाने से पहले भी हमको बहुत सारा सामान उतारना है। और जब हम ह्यूमंस को ले जाते हैं या इंसान को, तो उनके साथ भी बहुत सारा सामान ले जाना पड़ता है जो उनको हम्म। जिंदा रख सके काफी टाइम के लिए। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिशन हो जाता है, और उसको उतारने के लिए अभी तक कई लोगों ने दिमाग लगाया। नासा एम्स एक तरीके से कर रहा है, नासा लैंगले अलग तरीके से कर रहा है, कोई छतरी खोलने की टेक्निक बताता है, तो कोई बलून फुलाने की बात करता है। सुपरसोनिक वो भी हो रहे हैं, सुपरसोनिक जो बहुत सारी रेट्रो सुपरसोनिक टेक्नोलॉजीज पे काम हो रही है, जो आई थिंक ये इटसेल्फ लाइक क्या होता है, ब्लैडर, क्या मैं नाम भूल रहा हूँ, सुपरसोनिक पैराशूट्स, उन पे बहुत सारा काम हो रहा है कि इनको कितना एफिशिएंटली हम उस पे काम कर सकते हैं कि मिनिमम सरफेस एरिया में हम सफिशिएंटली वेलोसिटी रिड्यूस कर पाएं। तो इस पे काफी काम चल रहा है। एग्जैक्टली। और सुपरसोनिक रेट्रो प्रोपल्शन नाम की भी एक चीज होती है, जो रॉकेट्स होते हैं वो उल्टी दिशा में फायर करते हैं ताकि आप हाँ। जब गिर रहे हो तो आप उड़ने लगो, एक तरीके से हेलीकॉप्टर की तरह हवर करो। तो वो भी एक है। आपने जो सुपरसोनिक पैराशूट बोला वो भी एक अलग चीज है, लेकिन वो सुपरसोनिक पैराशूट की भी लिमिटेशंस है। वो कुछ हाँ। भारी उठा सकता है, हाँ। 1,000 किलोग्राम तक, 1,000-2,000 किलोग्राम तक, लेकिन हमें जो उतारना है वो है 20,000 किलोग्राम, बीस कम हजार से। हाँ। तो वो कठिन हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग जो एज सच इंजीनियर्स होते हैं, वो जो फ्री का सामान रहता है ना, वो हमें यूज करने की आदत बहुत ओह। ज्यादा रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मार्स जो है उसमें फ्री में एयर अवेलेबल है, जो मून पे नहीं है। मगर डेंसिटी कम है एयर की, आपको ये बात Exactly. मीन्स लाइक ये तो कितना डेंसिटी का रिडक्शन है, लाइक अर्थ 100 पे जो times. प्रेशर 100 टाइम्स? ओके, 100 टाइम्स बहुत होता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप एक थ्रस्टर वहां पे इन्वॉल्व कर रहे हो जो आपका कुछ सामान को लिफ्ट कर रहा है, और इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ रोटर्स, so it means you have to run the rotors at 100 times more RPM if it is a linear mapping. Okay. अच्छा हाँ। एग्जैक्टली आपने जो कहा एकदम, वो जो एटमॉस्फेयर है उसको बहुत ही, क्या बोलेंगे, कठोर बोला जाता है, क्योंकि वो इतना थिन है कि पृथ्वी की तरह, जैसे पृथ्वी में जब हमें एंटर करना रहता है तो हम स्पेस शटल को पृथ्वी में ही जो एटमॉस्फेयर है उसी का यूज करके हम स्लो कर लेते हैं अपनी जो एंट्री व्हीकल है। लेकिन मून पे क्या करते हैं हम, जो अपोलो लैंडर्स है वो हम पूरा पूरा थ्रस्ट यूज करके उसे लैंड कर देते हैं। लेकिन जब यहाँ की बात आती है तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर आ जाता है,
पूरा ही खत्म नहीं है लेकिन फिर भी है, और इतना नहीं है कि वो रोक सके। तो इसलिए आपको नए तरीके से सोचना रहता है, क्योंकि अगर आप इतनी स्पीड से आ रहे हैं जैसे 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो वो बहुत तेज रहता है। उतनी स्पीड पे आपका जो सरफेस रहता है वो जलने लगता है, सूरज की तरह जलने लगता है, 1600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो आपकी पूरी जो एंट्री व्हीकल है वो जल के ध्वस्त हो सकती है। इसलिए आपको उसको रोकना रहता है प्रॉपरली। और दूसरा एक प्रॉब्लम रहता है ना, वो जी लोडिंग का, कि आपने आई थिंक एक मूवी आई थी यहाँ पर, टॉप गन मैवरिक, हाँ उसमें आपने देखा होगा 10 Gs की फोर्स लगती है, और वो हाँ जो अपने टॉम क्रूज है उनकी हालत खराब होती है। तो आप समझ लीजिए उससे भी ज्यादा Gs आपके, एक तो व्हीकल है और आपके इंसान है अंदर, उन पे लग सकता है। और हाँ, एक चीज जैसे कि जो ये लॉन्ग टर्म में कितना सस्टेनेबल है, माना कि गोइंग टू मून फॉर द फर्स्ट टाइम, एक बार जाना, 2 बार जाना, मुझे ऐसा लगता है स्पेस टूरिज्म से पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है, पर लॉन्ग टर्म में अनलेस यू हैव, अगर हमें वहां पे सफिशिएंट पानी नहीं है, और एटलीस्ट कुछ, और मे बी ऐसा हो कि हम मार्स, सबसे मेन है सस्टेनेबिलिटी, कि मार्स के रिसोर्सेज से यूज करके उस पे किसी तरीके से सस्टेन किया जाए। तो एक जैसे जो हमारा एक ग्रुप जो मुझे पता है काम कर रहा है, वो है कि 3D प्रिंट करना मार्स का सॉइल यूज करके ही, एक तरीके से इग्लू जैसे घर, यूजिंग रोबोट। ओके, रोबोट विल बी पावर्ड बाय, रोबोट को पावर किया जाएगा सनलाइट और या तो न्यूक्लियर उससे। मगर जो अनदर चैलेंज है वो है वाटर का। अकॉर्डिंग टू एलन मस्क, थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स अगर आप डिप्लॉय करोगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, तो मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से मून को थोड़ा हीटअप किया जाए वाटर के लिए। सो इसमें क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में अगर हम फर्स्ट बार जाना, सेकंड बार जाना, स्पेस टूरिज्म आपको पैसे दे देगा, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में अगर हमें ये सस्टेनेंस चाहिए तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, और किस तरीके से इकोनॉमी इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए हमें, कि या थिंक टैंक को सोचना चाहिए या गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए कि इसको पॉसिबल बनाया जा सके। नहीं, आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि 1-2 बार जाना, और लोग यही बोलते हैं ना कि बहुत सारे जो देशों रहती है उनमें वो रहता है कंपटीशन कि कौन पहले जाके झंडे गाड़ के आ गया। लेकिन अगर ब्रॉडर पिक्चर में देखा जाए कि ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि इंसान पर अगर भगवान ना करे कोई आफत आए और हमें पृथ्वी से अगर भागना पड़े, तो बाहर जाने के क्या रास्ते, और उसके लिए ही हमें सोचना रहता है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी है जिससे हम आगे जा सके। तो नए नए टाइप के प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज चाहिए रहते हैं जिससे हम तेजी से जा सके दूसरी जगह पे। और दूसरी आपने जो बात कही कि रीयूजेबिलिटी, इस पर इलॉन मस्क ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है शुरू से, कि हम सेम चीज को बार बार यूज करें ताकि कॉस्ट कम हो जाए और हम जा सके। बज ऑल्ड्रिन ने ऑल्ड्रिन साइक्लर्स प्रपोज किया है, जो कि स्पेस में ही रहती हैं चीजें और आप ट्रांसफर कर सकते हो उसके थ्रू, चाहे मार्स हो चाहे मून हो। तो उस टाइप की रीयूजेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज हम दोनों में एक और चीज कॉमन है, अपार्ट फ्रॉम कि हम गाजियाबाद से लिंक करते हैं, आईआईटी कानपुर से हमारा लिंक है, हम पर्ड्यू में हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, इसके अलावा एक और लिंक है कि हम दोनों के जो रोल मॉडल हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम है। यस। हाँ, तो इसी डायरेक्शन में ये एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बोला था कि अर्थ, मार्स एंड मून विल बी लिंक्ड वाया द सेम, इट विल बी अ ट्रैफिक जो मार्स और मून और अर्थ को कनेक्ट करेगा। और जो मेरे को एक चीज लगती है, आई डोंट नो, इसके पीछे कुछ कंट्रोवर्शियल थिंग्स भी है, जैसे लोग कहते हैं नासा इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है मून और मार्स पे, इसके पीछे माइनिंग क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। जो मुझे लगता है माइनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट, क्योंकि बहुत सारे जो हमें पता नहीं अभी मार्स और मून की कैपेबिलिटीज क्या है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो आपको क्या लगता है कि माइनिंग, क्योंकि जहां एक बार माइनिंग जैसी चीज आ गई, फिर इकोनॉमी इन्वॉल्व हो गई, फिर कंपटीशन इन्वॉल्व हो गया, मतलब उसको अर्थ ही बना दिया, अब लोग वहां जाके जगह घेरने लग जाएंगे, कैपेबिलिटी होने लग जाएगी। तो ये इस पर्सपेक्टिव में आपका क्या सोचते हो आप, क्या है? नहीं, एज सच हम ह्यूमंस एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के होते ही है, क्योंकि हमने यहाँ अर्थ पे सेम चीजें कर रखी है। जहाँ भी मौका मिलता है हम वो जगह को जितना ज्यादा है, आप टर्म बोल सकते हैं एक्सप्लॉइट, कुछ लोग बोलेंगे यूज। लेकिन सिमिलरली अभी जैसे जापान ने एक मिशन किया हायाबुसा नाम का, तो उसमें वो एस्ट्रॉइड से जाकर उन्होंने वही माइनिंग करके ले आया सामान, और वो आप जो बोल रहे हैं उसी की तरफ धीरे धीरे अग्रसर या बढ़ चुकी है चीजें।
एंड एट द एंड ऑफ द डे वो तो होना ही होना है कि अर्थ पे बहुत सारे जो रेयर मटेरियल्स होते हैं, रेयर मिनरल्स, उनको लाने की बात चल रही है। कई है जो डायमंड से भी बहुत ज्यादा ज्यादा महंगे चीजें हैं। और जैसे अभी देखो आप, बहुत सारी जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें कोबाल्ट, बहुत सारी लिथियम, ऐसी चीजें हैं जो अर्थ पे बहुत रेयर है। ओके, तो वही उनके बारे में डेफिनेटली वो चीजें आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर सेम चीज होने वाली है, जगह घेरना स्टार्ट कर दो, जैसे अर्थ पे भी हुआ है अगर देखा जाए तो। हम करेक्ट। ह्यूमन बीइंग एक्सप्लॉइटिव नेचर, बट एनी हाउ मतलब हमें ये चीज छोड़ के एक मार्स को एक तरीके से डिफरेंट वे में डिजाइन करना चाहिए फॉर ह्यूमन, जो हम लैक करते हैं। जैसे एक अच्छा रूल गवर्नेंस इंस्टेड ऑफ रिलीजन्स, एक बेटर डाइवर्सिटी इंस्टेड ऑफ कि कंट्रीज बनाए जाएं, है ना। तो एक अच्छी पॉलिसी की जरूरत है, जैसे अंटार्कटिका पॉलिसी है, स्पेस एग्जैक्टली। पॉलिसी है। एक मेरे को क्वेश्चन बहुत सुनने को मिलता है, जैसे मैं अगर किसी को अपना काम बनाता हूँ बहुत ब्रॉडर लेवल, एम्बेसडर के सामने जब तनंजीत सिंह संधू आए थे पर्ड्यू में, तो मैंने अपना काम बताया था कि मैं ये करता हूँ ना ब्रॉडर लेवल। मैंने कहा कि मार्स और मून पे हम घर बनाना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म ह्यूमन सस्टेनेंस, ताकि क्या हो कि हैबिटेट बनेंगे तो लोग रह सकते हैं, बट बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उस डायरेक्शन में हमारा ग्रुप काम कर रहा है। तो मेरे को उसके बाद बहुत लोग पूछते हैं कि क्यों हमें अर्थ को ही एक अच्छा प्लेनेट बनाना चाहिए ना, हमें दूसरी डायरेक्शन में क्यों जाना है। तो आप इस सवाल को कैसे आंसर करोगे, बताओ। नहीं, मेरे हिसाब से देखिए दो चीजें हैं। एक है कि ऑफ कोर्स हमें अर्थ को अच्छा बनाने की बहुत आवश्यकता है। दूसरा ये है, मैंने अभी रिसेंटली मेरे चैनल पे एक वीडियो जो रॉकेट बॉयज 2 सीरीज आ रही है उससे हाँ, रिलेटेड, अमेजिंग उसमें वीडियो। या वो बहुत बढ़िया ट्रेलर वीडियो निकाला उन्होंने। तो उसमें एक जन यही सवाल करते हैं कि इससे आम आदमी को क्या फायदा, ये स्पेस में आप रॉकेट छोड़ रहे हो, ये सब आप लोगों का एक बोलते हैं ना कि आपके शौक है। बट एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें कि स्पेस में कई सारे स्पिन ऑफ्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी स्पेस के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वो आज हम आम लोग यूज करते हैं और यूज कर रियलाइज रहे भी हैं। नहीं करते। जैसे कई लोग हैं जीपीएस यूज करते हैं। इंडिया में तो पहले लोकल जीपीएस था कि आप बाजू वाले से पूछ लो कि रास्ता कहाँ है, वो बताएगा राइट लेफ्ट। हाँ। लेकिन अब धीरे धीरे गूगल मैप्स और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स वो नेविगेशन के लिए यूज होने लगे हैं। तो वो सीधा सीधा सैटेलाइट से लिंक होता है और सीधा सीधा स्पेस साइंस से यूज होता है। कई लोग हैं जो हार्ट के मरीज है तो उनको पेस मेकर्स दिलाया है स्पेस साइंस ने। हाँ। जो आंख की सर्जरी मैं अभी इंडिया में करा के आ रहा हूँ, लेसिक, तो उसमें भी अभी जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है उसने उसको और बेहतरीन कर दिया। तो आपका कहने का मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम गिविंग टेक्नोलॉजी, ये ठीक है कि हम अगर स्पेस टेक पे काम करेंगे तो टेक्नोलॉजीज जो दूसरी चीज में ही बेनिफिशियल होगा, यही मतलब किसी और चीज के लिए कोई चीज डिवाइस होती है और बाद में वो हर एक जगह यूज होने लग जाती है। बट एक ये भी क्वेश्चन है कि ऑन अ मोरल लेवल ये ठीक है, टेक्नोलॉजी में हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसका एलन मस्क का आंसर ये है कि अगर हम क्लाइमेट चेंज पे या सस्टेनेबिलिटी पे 100% 100x पैसा खर्च कर रहे हैं या x अमाउंट, थिंक लाइक 2% उसका इधर भी यूटिलाइज करो ताकि थोड़ा उस डायरेक्शन में भी इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि पैरेलली अगर हम दो चीजों पे काम करेंगे तो इट मेक्स सेंस। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल which he put forward in order to safeguard his own, I would say, industry. Another thing is that, like, if you see our history of human civilization, we were a migratory species. Evolved from Africa, went to Asia, towards Indus Valley, Mesopotamia, and this civilization, it's was already, I would say, so much migration has happened. That is one of the factor was that curiosity intrigues us. We want to explore different part of the world. Still, if you see, we want to see different part of the world and all. So in order to, I think that is the most fundamental thing to us. Okay, I think we should, in that way, I support in that way. Okay, that if you see, even if I say this to an American, I see American is an immigration land. People have moved here for some or other ways. And everywhere people have moved to different countries. They were like doing, like, religion also propagated some part of the world. So yeah, in that way, this is one more supportive answer. हाँ, जो So आप आप कुछ आप जो कह बात कह रहे हैं तो एग्जैक्टली वही चीज है कि एज ए ह्यूमंस हमारा दिमाग हर टाइम चलते रहता है। आप एक छोटे बच्चे को भी देख लीजिए, वो कभी कोई चीज को पकड़ के देखता है। अभी मेरा ही बालक है 1 साल का, उसको मैं जब देखता हूँ मुझे वही पता चलता है कि
एक्चुअली क्यूरियोसिटी क्या होती है, हम बचपन से वैसे ही होते हैं और हम चाहते हैं जो अननोन से उनको जानना, आंसर जानना कि क्या हम अकेले हैं इस दुनिया में, क्या और भी कोई है। तो वो सब आंसर करने के लिए हमें जाना पड़ेगा बाहर और फिर वो आंसर्स तलाशने पड़ेंगे। इवन आप देखो, हम बात करते हैं कि रिलेटेड टू व्हाट यू कॉल इट, फर्स्ट जहां फायर यूज करके हमने फायर यूज करके आग लगाई, दैट इज द फर्स्ट इन्वेंशन. व्हील्स आर द सेकेंड इन्वेंशन. हाउ वी डिड दैट? वी वर इंट्रीग्ड बाय द वर्ल्ड अराउंड अस. There was so long description about stars and all, how we used to use navigation, star की मदद से कैसे navigate करते थे. तो that was like, it's so internal to us. Okay. One of the factor I believe, if you see, I give one of the response to why human, I would say, invented religion. One of the factor was there were so many things which we were not able to explain at that point of time. So we needed some powerful force that it runs everything. I give this wonderful example of there was a thing called vital force theory in related to hydrocarbons. Sometime back, 1930s, people have said, or towards earlier 19th century, people have said that it's impossible to bring different carbon molecules together and produce a different hydrocarbons or carbon-based chain. But he told it, vital force theory, that it is governed by some vital force. But after some point of time, like 30s, people have abolished it. Now you can see carbons everywhere, polythene and all. This is one of the factor. What do you think about human being interplanetary species? What are the things we require which are very fundamental? One of the things is energy requirement. So what's your perspective on that related to energy requirements? या डेफिनेटली आपने जो वो बात भी कही कि हम लोग को पता नहीं चलता था कि अच्छा ये क्या है, ये मतलब बिजली कड़क रही है, कहाँ से आ गई है, तो हमने बिजली का भगवान बना दिया, या जो भी है, हम बहुत चीजों से या तो डरते थे या हमें समझ में नहीं आती थी। और दूसरी एक चीज है, रिलीजन ने जो बहुत अच्छी चीज की, स्पेशली मैं जो अपने हिंदुइज्म के बारे में बोल सकता हूँ कि हमने लाइक इवन पेपर के लिए हमारा भगवान है, तो हम हर चीज की इज्जत करना जानते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा पार्ट लगता है रिलीजन का कि वी रिस्पेक्ट रिसोर्स, और ये बहुत काम आएगा आगे आने वाले टाइम में। और यही मैंने महसूस भी किया। आगे भी आई थिंक इस पे बात होगी कि मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन पे मैं जब गया तो ये धरती पे एक जगह है, लेकिन यहाँ पर मैंने रिसोर्सेस को कैसे और महत्व देना, हर एक चीज आपकी जिंदगी को खत्म कर सकती है, तो आप उसको कैसे अच्छे से यूज करें ताकि आप जिंदा रहे वहां पर, तो उस पर भी बात होगी। जो लिबरलाइजेशन, डेमोक्रेसी के थॉट्स यूएस में इवॉल्व हुए, वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे थे। लिबरलाइजेशन, इससे ज्यादा लिबरलाइजेशन क्या हो सकती है कि दो लोग अलग अलग भगवानों को मान रहे हैं, मगर वो मान रहे हैं कि एक ये डिफरेंट फॉर्म्स है। We used to pray to trees, we used to pray to stones. That means we respect every evolution of natures in different ways. So liberalization and democracy was already inbuilt in our Indian civilization from so long that those thought, when they emerged out of West, they said it, okay, revolution. It was not revolution. It was already been in Indian Hinduist civilization from so long. It's like so liberal. Lot of people like Hinduism because of their liberal thoughts. Okay, that is necessary for like how humans should operate, should have a liberty in doing everything. We should not restrict ourselves with religions, caste, regions, country. That's why G20 की tagline भी है वसुधैव कुटुंबकम. Okay, so related to आई वुड से आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है। अब हम स्पेस पे दोबारा आते हैं। आपका कुछ आप सिमुलेट कर रहे हो यूटा में, कुछ आपका लैब, मैंने वीडियोस देखी थी आपकी, वो क्या है कि आप मार्स जैसा एनवायरनमेंट मिमिक कर रहे हो वहां पे, वो क्या है? तो आपकी दो तीन चीजें मैं मतलब कुछ और जो पॉइंट्स थे जो ऐड करने थे वो इसी आंसर के ऊपर भी आएगा। कि जैसा आपने बोला इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल में हमको क्या चाहिए, तो पहले तो हम अगर इंसानों को भेज रहे हैं तो इंसानों का क्या है, हम लोग की एक तो है कि मशीन की तरह हम काम नहीं करते, हमारा दिमाग भी है, हम लोग थक भी जाते हैं, स्ट्रेस भी आ जाता है, हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सब स्टडी करने के लिए आपको यहीं पृथ्वी पे रह के आप क्या कर सकते हो,
तो उसके लिए एक ऐसी जगह है जहां पर हम जाते हैं और इन सबको एनालॉग्स बोलते हैं, जो कि सिमुलेट करता है, जो कि ऐसा करता है कि जैसे हम मार्स पे ही है या स्पेस में ही है। तो ऐसे कई सारे एनालॉग्स है पूरे दुनिया भर में। उसमें से एक जगह है यूटा में, हैंक्सविल में। तो वो भी वही चीज कर रहे हैं। उनको जिन्होंने बनाया है, रॉबर्ट जुबरिन, उनका भी यही मानना है कि जैसे आपने बोला कि जो अमेरिका बना था वो भी लोग आए थे कहीं और से, और फिर उन्होंने वहां पर आकर बसे। तो उनके सामने भी ग्रैंड चैलेंजेस थे कि समुंदर है, कैसे नेविगेट करना, समुंदर में कोई समुंदर राक्षस है जो उन्हें खा जाएगा, पता नहीं बहुत सारी चीजें थी जिससे वो डरते थे। लेकिन उन्होंने वो ओवरकम किया और फिर वो यहाँ तक पहुंचे। सिमिलरली ये मार्स वाली जगह पे भी हम सेम चीज कर रहे हैं कि कैसे वहां पर जिया जाए, किस तरीके का खाना खाया जाए, किस टाइप की एक्टिविटीज हम करें जिससे कि एक्चुअल में जो मार्स पे जाएंगे लोग, तो उनको क्या फायदा होगा हमारी इस रिसर्च से। हम्म। हाँ, फंटेस्टिक वर्क है। अच्छा लगा आपके सूट और ये सब देख के, एग्जैक्टली आप मिमिक करते हो, अच्छा लगा देख के। तो रिलेटेड टू अनदर थिंग विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, people generally are intrigued by why we are not met with any extraterrestrial planetary, I would say, life form. But अभी यूएफओ की बात चल रही है, यूएस ने एक स्पेस रिसर्च फोर्स भी बनाई है। There are some UFO related theme, like some of the videos which Air Force, US Air Force has mentioned, some of them were radar problems, but some of them were real, where you have seen it with your eyes. So the thing which I wanted to mention about why is like it was like that we were never met with a extraterrestrial civilization or something like that. तो बहुत सही सवाल आपने पूछा, और यही सवाल कई और लोगों ने भी पूछ चुके हैं, इंक्लूडिंग एक इटालियन अमेरिकन साइंटिस्ट रहे हैं फर्मी नाम से। तो उन्होंने जो फर्मी पैराडॉक्स है वो ये फर्मी चीज कही पैराडॉक्स, थी। हाँ। उन्होंने यही चीज कही थी कि अभी तक तो मतलब कई सारे जो स्टार्स है वो सन से बहुत पहले पहले फॉर्म हुए हैं। तो वहां पर अगर एक में भी ऐसा पृथ्वी टाइप के जीव होंगे जो हमारी तरह इवॉल्व कर रहे होंगे, तो वो इतने इवॉल्व हो चुके होंगे कि वो अब तक हम तक पहुंच चुके होंगे। लेकिन इसका लोगों ने कुछ मतलब एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि या तो हो सकता है कि वो इतने ज्यादा इवॉल्व हो गए कि वो और ज्यादा आगे निकल चुके हैं कि वो हम तक देख ही नहीं हाँ, रहे। इंटर यूनिवर्स ट्रैवल कर रहे हैं हमारी तरह। अब हम इंटर प्लानिटरी ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, वो इंटर यूनिवर्स ट्रैवल कर रहे होंगे। हाँ, एग्जैक्टली exactly। और दूसरा ये है कि या तो वो हमसे किसी इस वे में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हमें वो समझ में नहीं आता। और यही क्वेश्चन हमने बिल नाय द साइंस गाय से भी पूछा था जब वो हाँ। पर्ड्यू में आए थे। ओह। उन्होंने भी यही बोला था कि कम्युनिकेशन शायद बट समझ में। अगर आप देखो कौन सा मिशन था जिसने पहली बार सोलर सिस्टम पार किया था, वो कौन सा मिशन था? जहां हमने वो बहुत सारे डिस्क पे रिकॉर्डिंग्स भी भेजी थी रिलेटेड टू हाउ वी प्रोसेस नंबर्स एंड रिलेटेड टू सम पिक्चर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट इज ऑलरेडी क्रॉस द सोलर सिस्टम, आई थिंक फ्रॉम लाइक इट्स बीन 50 years, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, 50 years, करेक्ट 60 years. करेक्ट करेक्ट। या तो वॉयगर मिशन है हाँ, जिसकी आप बात कर वोएगर, रहे हैं। हाँ वोएगर और जिसमें ये हाँ, और जो आप जो चीजें बोल रहे हैं वो कार्ल सेगन नाम के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। कार्ल सेगन, या तो उन्होंने वो सब रिकॉर्डिंग्स और काइंड ऑफ लाइक मैसेजेस भेजे ताकि जो अगर कोई लाइफ फॉर्म है जो इंटेलिजेंट है वो समझ सके कि हमने संदेश भेजा है पृथ्वी से। बट फिर वही बात आ जाती है कि क्या वो हमारे संदेश समझ पाते या नहीं, उनका वो और बहुत advance form? फंडामेंटल लेवल पे उसे डिकोड किया गया है, नंबर्स लेवल पे, इवन उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लेवल तक ले गए हैं कि एक जो sufficiently cognitive capable अगर civilization होगी, that can be able to decode it very easily. If they have even less than our brain capacity, they will be easily able to decode it, how we speak, how all senses we have. But we didn't met still. One of the reasons which I can give for that, if you see science and technology is been here after I would say Newton and some of that era, 1700 something like that, and it's been only 200 years or 250 years. And on a grand universe scale, this number is like infinitesimally very small. Okay. What if somebody who is doing science and technology, some other civilization is doing for 500,000 years, they may have even met us. They may be thinking, okay, they may be considering like how we see monkeys. Okay, we used to say the difference between DNA, difference between monkeys and us are 99 points. The commonality is like 99% is common,
when they will be seeing they will be thinking कि ये तो बंदर है, क्या इनसे बात करें, ये तो अपने आप को इनकी ज्यादा फ्यूचर है नहीं, ये न्यूक्लियर पे ही न्यूक्लियर अटैक और ये बात ले आते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि इस डायरेक्शन में ये थॉट कितना, फर्मी पैराडॉक्स कितना, और इसके क्या क्या एंगल्स हो सकते हैं? नहीं, एग्जैक्टली आपने जो कहा कि हम में और बंदर में काफी कुछ सिमिलैरिटीज है, और इसलिए हम कई सारी चीजें मिमिक भी करते हैं जो हमें समझाया जाता है, दिखाया जाता है। मंकी तो ब्रेन, एलन मस्क का मंकी ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट है ना। एग्जैक्टली और कुछ होता है तो हम दहाड़ के वो भी करते हैं, जैसे बंदर करते हैं कि जो हमने achieve कर जेलसी लिया। फैक्टर, फियर, एंगर, ये मतलब इंस्टेंटेनियस आ जाता है। करेक्ट। और लेकिन फिर भी हमें वो अंतर है कि हमें जो बोलेंगे कॉन्शियसनेस का लेवल है, प्लस हम वो कॉम्प्लिकेटेड मशीन बना सकते हैं, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, चाहे वो कई और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट्स हो। तो आप देख सकते हैं कि बंदर तो यहाँ से मतलब लॉन्च नहीं हो सकते अनलेस हम उन्हें लॉन्च करें, लेकिन हम अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं, हमें इतनी कैपेबिलिटी है। तो अगर आप इसी को थोड़ा और लीनियर स्केल पे भी ले जाएं तो काफी एडवांसमेंट ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है। और आपने सुना भी होगा जैसे उड़ने वाली कार हो गई, फिर जो लाइट की स्पीड पे ट्रैवल और ये सब। तो ऑल दोस थॉट्स मे बी इवन वो ऑलरेडी कोई कर चुका होगा कोई और प्लेनेट पे। वही है कि हमें या मतलब हम उन तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि हम उतने एडवांस नहीं है, और दूसरा ये कि वो हमसे जिस वे में कम्युनिकेट करते होंगे हम वो समझ ही नहीं पाते। हमारी आंख भी है फॉर एग्जांपल, हम लिमिटेड वेवलेंथ ही देख पाते हैं, लिमिटेड स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, है ना। एग्जैक्टली। सो ह्यूमन बॉडी हैज लिमिटेशंस। या तो एक बहुत अच्छा सा थॉट मैंने कहीं पढ़ा था कि मे बी ऐसा हो सकता है कि दैट इज टोल्ड इन आवर मेडिटेटिव स्टफ्स इन इंडिया में भी, जो मेडिटेटिव स्टफ दे टॉक अबाउट टू फॉर्म्स, वन इज एनर्जी, वन इज मटीरियलिस्टिक बॉडी। सो अगर आप देखो द चैलेंजेस विच वी हैव राइट नाउ इज वी बीइंग मटीरियलिस्टिक बीइंग, हमारी कुछ फिजिकल प्रेजेंस है, इस वजह से हम इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल नहीं कर सकते। एक ये भी बहुत अच्छा थॉट मुझे देखने को मिला था, क्या पता हमने कॉन्शियसनेस को सीधा प्रोजेक्ट कर दिया हो। मतलब सोच लो, जैसे हम अपने कंप्यूटर में अपनी कॉन्शियसनेस को मिमिक कर पाए, एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस हो जिसकी कोई फिजिकल बॉडी ना हो, हम उसको प्रोजेक्ट कर सके ऑल ऑफ द यूनिवर्स। लूसी मूवी देखी आपने? यस। लूसी मूवी में उसी के बारे में बात किया गया, किस तरीके से वो अपनी फिजिकल बॉडीज को छोड़ छोड़ के जब वो 100% लेवल ऑफ द ब्रेन पहुंच जाती है, वो मुझे सबसे बेस्ट मोमेंट लगता है जब वो पुलिस इंस्पेक्टर, फ्रेंच के पुलिस इंस्पेक्टर के मोबाइल पे वो कहता है वेयर इज शी, उसके मोबाइल पे मैसेज आता है आई एम एवरीवेयर। ओके, ये कॉन्सेप्ट बहुत सारा हिंदुइज्म जैसा ही लगता है कि मेडिटेटिव वे में बात करते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेडिटेशन होती हैं, चक्रस होते हैं, 7 डिफरेंट चक्र होते हैं। तुम 7वां चक्र जब पार कर लेते हो, यू आर लाइक, क्या कहते हैं, तुम हर जगह हो, तुम स्पेस टाइम में ट्रैवल कर सकते हो। कुछ चीजें फिक्टिशियस अभी के टर्म में फिक्टिशियस लगती है, मगर जो लोग अभी भी मेडिटेशन करते हैं दे टॉक अबाउट दी स्टफ, समाधि और इन सब का होना, ह्यूज लेवल ऑफ मेंटल कैपेबिलिटी गेन होना। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट्स बुद्धिज्म में भी आप देख सकते हैं कि बुद्धिज्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिंदुइज्म। गौतम बुद्ध जो खुद थे वो कहते थे मैं राम मेरे पूर्वज थे, और इवन महावीर स्वामी जो जैनिज्म जिन्होंने स्टार्ट किया वो कहते थे मैं कृष्ण के पूर्वज का हूं। तो थॉट वही थे, बट उस समय उन्होंने कुछ एडिशनल चीज कंट्रीब्यूट करी। और मुझे नहीं लग रहा, मेरे ख्याल से जो हम हिंदुइज्म को देखते हैं, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हम इसको इंटीग्रल पार्ट मानते हैं बिकॉज इट्स मच मोर इंक्लूसिव एंड ऑल। और बुद्धिज्म का जिस तरीके से इवॉल्व हुआ वो पूरे ईस्ट एशिया में, तो ये बहुत फैंटास्टिक था। या वही वो इन सबको वे ऑफ लिविंग से जोड़ा जाता है कि आप किस तरीके का खान पान रखते हैं, किस तरीके की सोच रखते हैं, रादर देन कि आप कुछ मतलब रिलीजन से बढ़कर आई थिंक ये चीजें। हाँ। और दूसरा ये है कि अगर आप देखोगे अदर थिंग इन फर्मी पैराडॉक्स इज कि अगर कोई हमें मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन हमें मीट भी कर रही है तो किस तरीके से कम्युनिकेट करे, जैसा आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, किस तरीके से कम्युनिकेट करे। ओके, क्या पता उसके या तो हमारे 5 सेंसेस हैं, या तो हम उनको देख नहीं पाते या हम उनको सुन नहीं पाते। मगर जो एक थॉट मेरे को लगता है, जिस तरीके से हम सोचते हैं ना, बीइंग ह्यूमन सिविलाइजेशन, हम हमेशा एक्सप्लॉइटेटिव वे में सोचते हैं कि वो आएंगे और अटैक कर देंगे, ऐसा थोड़ी है। मतलब जरूरी थोड़ा ना कि हर एक कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म
इसी तरीके से सोचती हो कि अटैक ही करना है, मतलब कैप्चर कर देना है। हम उस एंगल में उनको सोच रहे होते हैं कि वो हमें मिलने चाहिए। वो अर्थ में मूवीज भी देख लो आप, उसी डायरेक्शन में बनाई गई है ना। हमेशा आई थिंक वही रहता है कि कोई एलियन सिविलाइजेशन आकर हम पे कब्जा करने वाली है, और वो सब थोड़े क्या बोलेंगे, बीस्टली या राक्षस टाइप है, जो हमें निगल जाएंगे, वो कर देंगे। बट मे बी हो सकता है कि वो बहुत उस टाइप के हो, पीसफुल हो। हम और अपने हम अपनी लिमिटेड मंकी मेमोरी से यही सोच सकते हैं, मुझे लग रहा है। क्या पता अगर उनकी हमसे 1% भी ज्यादा कॉग्निटिव कैपेबिलिटी या डीएनए डिफरेंस हुआ और वो कॉग्निशन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, सो दे विल बी लाइक सुपर ह्यूमन। उनको ये छोटी मोटी चीजें, जगह घेर लो, रहने की जगह घेर लो, इन सब से फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे लग रहा है ना। करेक्ट करेक्ट, हाँ आई थिंक वो बियॉन्ड इन चीजों के आई थिंक हो हाँ चुके होंगे। हाँ। हम ज्यादातर प्रॉब्लम यही होता है, जब हमारी आइडेंटिटी आ जाती है ना, तो हम जमीन और इन सब की बात करते हैं। हाउएवर, अगर आप देखो बहुत सारे रिलीजियंस में भी ये बात करी गई है, जहां बात की जाती है एक ब्रदरहुड, जहां अपने बियॉन्ड सोचते हो। वो एंगल जो होता है ना, आई वुड से दैट इज अ हायर फॉर्म ऑफ योर कॉग्निशन, आपका दिमाग का। जब आप बियॉन्ड अपनी आइडेंटिटी के ऊपर सोचते हो, एज अ ब्रदरहुड, और दूसरों की हेल्प करने का सोचते हो, क्या पता उनमें वो फंडामेंटल हो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता वो सम और अदरवाइज हमारी हेल्प कर रहे हो। अभी हम ये जो न्यूक्लियर वॉर्स में कभी ना कभी हेल्प करिए, जस्ट फिक्टिशियस थॉट, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के ही होंगे, क्योंकि हमारा एक्सप्लॉइटेटिव नेचर होता है ना। एग्जैक्टली, लाइक हमारा इंट्रिंसिक है एक्सप्लॉइटेटिव नेचर। हाँ। और आपने एक और बात की थी, जो कॉन्शियसनेस, और दूसरी मूवी जो इसके व्यूवर्स है इस पॉडकास्ट के, या जो सुनने वाले हैं, उनको एक और सोर्स मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। ब्लैक मिरर नाम की एक टीवी सीरीज है, यूके बेस्ड। उसमें कॉन्शियसनेस का उन्होंने इतना बहुत इंटरेस्टिंग वे में वो किया ना, कि आगे जाके आई थिंक कोई एक पर्टिकुलर एपिसोड है कि उसमें लोग अपनी, या ना, मरने के बाद भी अपनी एक कॉन्शियसनेस को छोड़ के जाएंगे इन सम फॉर्म। तो इवन फिर बहुत सारी मूवीज में ये भी दिखाया गया है कि आप अपना एवेटार एक पैरेलल यूनिवर्स में है आपका, वो जहां वो ऑपरेट कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। इट्स लाइक ए एनर्जी फॉर्म ऑफ योर मेंटल थिंग। करेक्ट करेक्ट। और एक और चीज जो मुझे अभी मैं सोच रहा था, रिलेटेड टू इंटरस्टेलर, आई वाज थिंकिंग। तो इंटरस्टेलर में भी तो हम ब्लैक होल ट्रैवल कर रहे थे। वो मूवी बहुत फंटास्टिक थी, जिस तरीके से वो 70 ईयर वो बुढ़ा हो जाता है वहां पे, है ना। ऊपर वो बुढ़ा हो जाता है, नीचे 7 ही दिन गुजरे हुए होते हैं जब वो लोग नीचे पहुंचते हैं, है ना। और एग्जैक्टली कई लोग इस पे मीम भी बनाते हैं कि काश मेरी जिंदगी के जो 20 साल मैंने पढ़ाई करी है 2 दिन के बराबर हो जाए तो कितने मजे आएंगे, है ना। एग्जैक्टली। लोगों ने हाँ इसकी बहुत मौज ली थी। हाँ। तो इंटरस्टेलर जैसी मूवीज थी, मार्शियन भी अच्छी मूवीज थी, है ना। मार्शियन बहुत अच्छी मूवी है जो इसके अराउंड बनाई गई है। आपका सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और सच अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।